हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप लोगों का सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल। अभी जो है हम क्या पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट और टेक्सटाइल दोनों का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आज से 2 वीडियो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम 1 अप्रैल में होने वाला है और 1 जून में होगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज से हमारा नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो नया ब्रांच है वो क्या है? टेक्सटाइल है। आज हम टेक्सटाइल में क्या पढ़ेंगे? टेक्सटाइल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, टेक्सटाइल का इतिहास पढ़ेंगे, इसके उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, किस सिद्धांत पर वस्त्र की उत्पत्ति हुई है इसको पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे? इसकी उत्पत्ति की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। नग्न अवस्था है पहला, दूसरा क्या? पहला है नग्न अवस्था, दूसरा है शिकारी की अवस्था, तीसरा है कृषि की अवस्था, चौथा है सामाजिक अवस्था और पांचवा क्या है? पांचवा है आधुनिक अवस्था। तो इन 5 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम? वह जो रेशे हैं, रेशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे में रेशों को कितने पार्ट में बांटा गया है? बीज के द्वारा, वो पौधों के द्वारा और पत्तों के द्वारा कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। जो पत्ते के द्वारा जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, पत्ते के द्वारा कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ये नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, उसमें आपको ये रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल में। तो चलो अब जुट जाते हैं हम पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो वस्त्र विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो वस्त्र है वो कौन सा शब्द है? वस्त्र लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रेशों से बने कपड़े। जो वस्त्र विज्ञान है, जो वस्त्र है, ये कौन सा शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। और वस्त्र मीन्स होता क्या है? रेशों से बने कपड़े। इसके मीन्स क्या होता है? रेशों से बने कपड़े। रेशा या फाइबर एक ही है। फाइबर इसका इंग्लिश नेम है। तो जो वस्त्र विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वस्त्र मीन्स क्या होता है? वस्त्र क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? रेशों से बने कपड़े होता है। अब हम क्या देखेंगे? इसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई थी? जो वस्त्र है, इसकी उत्पत्ति किस आधार पे हुई है, इसको देखेंगे हम। ये तो सबके समझ में आ गया होगा। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वस्त्र कौन सा शब्द है? वस्त्र लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? रेशों से बने कपड़े होता है। अब हम देखेंगे वस्त्र के मूल उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है। यहाँ से जो मेन पॉइंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहीं से मैं पूरे सारे जो अपना आज का टॉपिक है, वहीं उसी पर सारा टॉपिक डिपेंड है। यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस हम मेन पॉइंट के बारे में देखेंगे। कौन सा फाइबर किस में आता है, कौन सा रेशा किस में आता है, प्राकृतिक फाइबर में कौन कौन से आते हैं, ये सब हम देखेंगे। अब हम क्या देखते हैं? इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत। वस्त्र की मूल उत्पत्ति के सिद्धांत। वस्त्र की मूल उत्पत्ति के सिद्धांत। जो वस्त्र है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसके सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। वस्त्र जो है, इसकी उत्पत्ति किस पर आधारित है? किसको देखते हुए वस्त्र पहनना लोग स्टार्ट किए? जो पहले वाले लोग थे, आदि मानव लोग थे, वो क्या करते थे? उन्होंने ही वस्त्रों को पहनना स्टार्ट किया था। तो किस चीज़ को देखकर वो वस्त्र पहन
पहनना स्टार्ट किए थे, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें जो दो मेन आता है वो क्या आता है, पहला तो सुरक्षा की दृष्टि से था। पहला क्या था, पहला था सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने वस्त्र को पहनना शुरुआत किया था। सुरक्षा की दृष्टि में कौन सा आता है, एक तो मौसम के द्वारा सुरक्षा के लिए, जो मौसम से हम सुरक्षित रहे उसके लिए, और दूसरा क्या आता है, जानवरों से सुरक्षा पाने के लिए। जो आदि मानव थे, जो पहले के लोग थे जिन्होंने वस्त्र पहनना स्टार्ट किया, वो किस दृष्टि से ये माना जाता है केवल, लेकिन इसमें क्या है, 4 उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं, 4 मेन उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। बस थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं, बात करना ज़रूरी भी है। जो माना जाता है, जो आदि मानव लोग थे वो क्या किए थे, वो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अपनी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए, और किससे सुरक्षा करने के लिए, जानवरों से और मौसम से, जैसे ठंडी गर्मी बारिश से सुरक्षित करने के लिए अपनी बॉडी को, जानवरों से सुरक्षा पाने के लिए क्या किए थे, वे वस्त्रों का यूज करना शुरू किए थे। अब वस्त्र की अवस्थाओं में आएगा कि पहले किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, अब किस प्रकार के वस्त्र पहनने लगे। तो हम इसके पहले मूल उत्पत्ति के सिद्धांत देखते हैं। इसमें 4 सिद्धांत है। पहला क्या है, लज्जाशीलता। पहला क्या आता है, लज्जाशीलता, जिसे क्या कहते हैं, मोडेस्टी, जिसे क्या कहते हैं, मोडेस्टी कहते हैं। पहला है लज्जाशीलता, दूसरा क्या है, अलज्जाशीलता, तीसरा क्या है, सुरक्षा, और चौथा क्या है, सजावट। जो वस्त्र की मूल उत्पत्ति के सिद्धांत है उसमें कितने पॉइंट आते हैं, तो उसमें 4 पॉइंट आते हैं। पहला क्या है, लज्जाशीलता, जिसे मोडेस्टी कहा जाता है, और अलज्जाशीलता, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है लज्जाविहीन, लज्जाविहीन। मूल उत्पत्ति के, वस्त्र की मूल उत्पत्ति के सिद्धांत अगर एग्जाम टाइम में पूछा जाए, इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया रहे और अलग से 1-2 ऑप्शन ऐड किया रहे, तो हम क्या बताएंगे, जब हमें पता होगा कि वस्त्र की मूल उत्पत्ति के 4 सिद्धांत है। पहला क्या है, लज्जाशीलता, मोडेस्टी की वजह से वे लोग क्या है, वस्त्रों को धारण करना शुरू किए, वस्त्रों को पहनना शुरू किए। दूसरा क्या है, अलज्जाशीलता, लज्जाविहीनता। तो तीसरा क्या है, सुरक्षा, सुरक्षा की दृष्टि से अपनी बॉडी को सुरक्षित करने के लिए जानवरों से और मौसम से सुरक्षित करने के लिए अपनी बॉडी को क्या किए, वस्त्रों को धारण करना शुरू किया। और तीसरा क्या है, सजावट के लिए, अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत, जिससे हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको सजाने के लिए वस्त्र पहनने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है, इसकी दृष्टि से वस्त्र पहनना शुरू किए। तो जो वस्त्र की मूल उत्पत्ति के सिद्धांत है वो 4 सिद्धांत है, केवल हमें सिद्धांत ही याद करना यहाँ पे ज़रूरी है, ये मेन पॉइंट है इसके। ये 4 सिद्धांत क्या है, पहला है लज्जाशीलता, मोडेस्टी की वजह से, दूसरा है अलज्जाशीलता, तीसरा है सुरक्षा की दृष्टि से, और चौथा है सजावट की दृष्टि से। ये 4 सिद्धांत है, वस्त्र उत्पत्ति के मूल सिद्धांत है। अब हम क्या देखेंगे, अब इसके अवस्थाओं के बारे में देखेंगे हम। कितनी अवस्थाएं हैं, तो इसके 5 अवस्थाओं के बारे में बात किया जाएगा आज। जो वस्त्र की उत्पत्ति की अवस्थाएं हैं, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, वस्त्र विज्ञान की, वस्त्र की उत्पत्ति की अवस्थाएं। वस्त्र की उत्पत्ति की कितनी अवस्थाएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो वस्त्र की उत्पत्ति की अवस्थाएं, वो कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं। 5 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था पहले आई है, कौन सी अवस्था बाद में आई है, यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सीक्वेंस लगाने के लिए, क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी अवस्था सबसे पहले आई। जो सबसे पहले अवस्था थी उसमें कैसे लोग कपड़े पहनते थे, उसके बाद की अवस्था जो थी उसमें कैसे पहने थे, जो तीसरी अवस्था थी उसमें कैसे पहने, चौथी 5वीं अवस्था में कैसे कपड़े पहनना शुरू किए।
यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अगर हमें पता रहेगा कि इसकी 5 अवस्थाएं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वस्त्र की उत्पत्ति की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी अवस्थाएं हैं, 1 2 3 4 5, जो हमें पता रहेगा तभी हम ऑप्शन में टिक लगा पाएंगे। तो कितनी अवस्थाएं हैं, जो पूरी अवस्थाएं हैं वो कितनी है, वो 5 अवस्थाएं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्या है, नग्न अवस्था। पहला क्या है, नग्न अवस्था। दूसरा क्या है, शिकार की अवस्था। कृषि अवस्था। सामाजिक अवस्था। पांचवा क्या है, आधुनिक अवस्था। ये क्या है, ये हो गई 5 अवस्थाएं, 1 2 3 4 5। वस्त्र की उत्पत्ति की 5 अवस्थाएं होगी। पहला क्या है, नग्न अवस्था है। दूसरा शिकार की अवस्था। तीसरा कृषि की अवस्था। चौथा है सामाजिक अवस्था। और 5वां क्या है, आधुनिक अवस्था। ये हो गई 5 अवस्थाएं। पांचों अवस्था के नाम याद करना है। 5 स्टेज हैं इसमें, पांचों स्टेज के नाम याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे उल्टा सीधा दे दिया जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इसको सीक्वेंस में लगाना होगा। अब हम देखते हैं जो नग्न अवस्था थी, इसमें कैसे शुरू किए वस्त्रों को पहनना। जो नग्न अवस्था है इसमें किसके लिए शुरू किए, तो नग्न अवस्था में पहले किस चीज़ के लिए शुरू किए, तो सुरक्षा की दृष्टि से वस्त्र को पहनना शुरू किए। नग्न अवस्था में क्या आएगा, इसीलिए वस्त्र विज्ञान, जो वस्त्र है उसकी उत्पत्ति किससे माना जाता है, किस दृष्टि से, तो सुरक्षा की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है वस्त्र की उत्पत्ति का, वो क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से। और जो पहली अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, नग्न अवस्था है। तो जाहिर सी बात है जो नग्न अवस्था है उसमें पहला स्टेज ही काम करेगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से नग्न अवस्था में कपड़े को पहनना शुरू किए, वस्त्र को पहनना शुरू किए। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सुरक्षा की दृष्टि से। इसमें कपड़े क्यों धारण किए, नग्न अवस्था में आदि मानव जो थे वो पहले नंगे रहते थे। उसके बाद उनको सुरक्षा महसूस हुई, उनको फील हुआ कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी बॉडी को सुरक्षित करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या पहनना शुरू किया इसमें, तो सुरक्षा की दृष्टि के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसको पहनना शुरू किया। और क्या शुरू किया, पेड़ की पत्तियां, पेड़ के छाल, जानवरों के खाल। इसमें क्या आएगा, नग्न अवस्था में क्या आएगा, पेड़ की पत्तियां और पेड़ की छाल को पहनना शुरू किया। नग्न अवस्था में किस दृष्टि से कपड़े को पहनना शुरू किया, तो आएगा सुरक्षा की दृष्टि से। और इसमें क्या पहनते थे, क्या पहनते थे, पेड़ की पत्तियां और छाल। ये हो गया पहली अवस्था। पहली अवस्था क्या है, नग्न अवस्था। नग्न अवस्था में किस लिए वस्त्र को धारण करना शुरू किया, अपनी सुरक्षा के लिए, बॉडी की सुरक्षा के लिए। और किस चीज़ से सुरक्षा के लिए, तो मौसम और जानवरों से सुरक्षा करने के लिए। मौसम मीन्स क्या होगा, यहाँ पे वेदर मीन्स क्या होगा, जैसे ठंडी, गर्मी, और क्या है, बारिश के से सुरक्षा करने के लिए। और जानवरों से अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए क्या पहनना शुरू किए, पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ और पेड़ों के छाल को पहनना शुरू किए। अब दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा स्टेज है, दूसरा स्टेज है शिकार की अवस्था। शिकार की अवस्था मीन्स क्या होगा, हंटिंग स्टेज। हंटिंग स्टेज में क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जानवरों की खाल को पहनना शुरू कर देते हैं। जब ये जानवरों को मार के खाने लगे थे तो क्या करते थे, उसकी जो खाल निकाल लेते थे, उसके बाद उसको पहनना शुरू किए। पहले स्टेज में जो नग्न अवस्था थी इसमें पेड़ों की पत्तियां और पेड़ों के छाल पहनते थे। और जो शिकार की अवस्था में क्या पहनने लगे, ये जानवरों की खाल को पहनने लगे। किसकी खाल को, जानवरों के खाल को पहनने लगे। इसमें अगर एग्जाम टाइम में पूछा जाए क्वेश्चन कि जो वस्त्र की सेकेंड स्टेज हंटिंग स्टेज है, इसमें क्या पहनते थे, तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे जानवरों के खाल को पहनते थे। तीसरा स्टेज क्या है, कृषि की अवस्था।
कृषि अवस्था में क्या हुआ, कृषि अवस्था में जब कृषि का काम करने के लगे, जब ये लोग कृषि का काम करने लगे, उपज उगाने लगे, फसल को उगाने लगे, तब क्या हुआ, जो उसके जो गेहूं के जो नीचे के पौधे थे उसको पीट कर उससे वस्त्र बनाने लगे ये लोग। और वो वस्त्र बनाना कहाँ से सीखे, तो चिड़ियों के घोंसले को देखकर इन्होंने क्या किया, कृषि अवस्था में कृषि से जो फसल के जो पौधे होते थे उससे वस्त्र बनाना शुरू की। कहाँ से शुरू किए, कृषि स्टेज में क्या हुआ था, कृषि स्टेज में प्राकृतिक रेशों का विकास हुआ। प्राकृतिक रेशो मीन्स क्या हुआ, जो फसल के पौधे थे, जो प्राकृतिक रेशे से उसके बारे में इनको ज्ञान हुआ। और क्या हुआ, तब ये किसको देखकर अपना वस्त्र बनाने लगे, ये जो चिड़िया होती हैं, चिड़िया के जो घोंसले होते हैं, जैसे एक एक तिनका उठा के वो अपना घोंसला बनाते हैं, उसी तरह से ये क्या किए, उसी तरह से ये लोग भी अपने वस्त्र बनाने लगे। तो किस स्टेज में शुरू हुआ प्राकृतिक रेशों का विकास, किस स्टेज में शुरू हुआ। एग्जाम टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक रेशों का डेवलपमेंट किस स्टेज से शुरू हुआ, तो हम क्या बताएंगे, कृषि की अवस्था से। कृषि की अवस्था में क्या हुआ, प्राकृतिक रेशों का विकास हुआ। अभी भी ये अच्छे तरीके से कपड़े बनाना नहीं सीखे थे, ये चिड़िया के घोंसलों को देखकर उससे कपड़े बनाने सीखे। सामाजिक अवस्था क्या है, इसमें क्या हुआ था, इसमें लोग समाज के साथ में रहने लगे थे। मतलब जो लोग रहते थे उनका एक समाज बन गया था, जिसमें क्या बट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, 4 भागों में समाज विभाजित हो गया था। सामाजिक अवस्था में क्या हुआ, सामाजिक जीवन, ये लोग सामाजिक जीवन जीने लगे। और क्या हुआ, लोगों को कई वर्गों में विभाजित कर दिया गया। सामाजिक अवस्था में लोगों को कई वर्गों में विभाजित कर दिया गया और लोग सामाजिक जीवन जीने लगे थे। इसमें क्या हुआ, इसमें लोगों को कई अवस्थाओं में बांट दिया गया था। इसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सामाजिक जीवन जीने लगे। और क्या हुआ, इसमें लोगों को 4 स्टेज में, 4 भागों में बांट दिया गया। लोगों को 4 भागों में बांट दिया गया। वो क्या थे, 4 क्या थे, पहले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा क्या था, शूद्र। इन 4 भागों में लोगों को बांट दिया गया। किस स्टेज में बांटा गया, सामाजिक स्टेज में बांट दिया गया, सोशल स्टेज में बांट दिया गया। अब हम 5वां क्या देखेंगे, 5वां है आधुनिक स्टेज। आधुनिक अवस्था। आधुनिक अवस्था में क्या हुआ, यहाँ पर वैज्ञानिक अवस्था, इसे और क्या कहा जाता है, इसे वैज्ञानिक अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक अवस्था में मशीनीकरण का विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ और लोग क्या करने लगे, संश्लेषित रेशों का विकास हो गया। इस स्टेज में क्या हुआ, इसे क्या कहा गया, इसे वैज्ञानिक स्टेज कहा गया था, इसे वैज्ञानिक अवस्था कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इस स्टेज में मशीनीकरण का विकास हो गया, मशीनीकरण का विकास हुआ। और क्या हुआ, इस स्टेज में जाते जाते लोग क्या करने लगे, संश्लेषित रेशों का विकास हो गया। संश्लेषित रेशों का विकास किस अवस्था में हुआ, हम क्या बताएंगे, आधुनिक स्टेज में बताएंगे। और प्राकृतिक रेशों का विकास किस स्टेज में हुआ था, तो क्या बताएंगे, कृषि की अवस्था में बताएंगे। इसमें क्या हुआ, संश्लेषित रेशों का विकास हुआ। प्रेजेंट टाइम क्या है, आधुनिक अवस्था ही है।
ये हो गए 5 स्टेज, वस्त्र की उत्पत्ति के 5 स्टेज हो गए। इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है। और क्या पूछा जा सकता है इसमें कि नग्न अवस्था में किसकी दृष्टि से कपड़ों को पहनना शुरू किए, तो हम क्या बताएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से। कृषि के स्टेज में क्या हुआ, जो कृषि अवस्था है इसमें क्या हुआ, प्राकृतिक रेशों का विकास हो गया। और जो आधुनिक अवस्था है इसमें क्या हुआ, संश्लेषित रेशों का विकास हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसे वैज्ञानिक अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इस स्टेज में क्या हुआ था, मशीनीकरण का विकास हो गया था। अब हम अगला देखते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या देखना है। और जो हमारा पूरा टेक्सटाइल है वो किस पे डिपेंड है, हमें पूरे टेक्सटाइल में क्या पढ़ना है हम ये देखेंगे। जो हमारा पूरा टेक्सटाइल है, जो वस्त्र विज्ञान है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, तो रेशा पहला क्या है, रेशा, फाइबर, उसके बाद क्या पढ़ना है, धागा, फिर क्या पढ़ेंगे, रेशा है पहला, धागा है दूसरा, क्या है, कपड़ा, और चौथा क्या है, पहनने योग्य कपड़ा। जो हमारी पूरी टेक्सटाइल है वो किस पे डिपेंड है, इन्हीं 4 चीज़ों पे पूरी टेक्सटाइल डिपेंड है। हम फाइबर पढ़ेंगे, धागा पढ़ेंगे, कपड़ा पढ़ेंगे। कपड़ा किसे कहते हैं, जो करघे से उतरा हुआ कपड़ा होता है जिसे ग्रे गुड्स कहते हैं, उसी को क्या कहा गया है, कपड़ा कहा गया। वो पहनने योग्य नहीं होता, उस पर विभिन्न तरीक़ों के कार्य किए जाते हैं, रासायनिक कार्य, परिचर्याएँ की जाती हैं, तब उसके बाद क्या होता है, वो कपड़ा पहनने योग्य बनता है। तो ये क्या है, यही है पूरी टेक्सटाइल में, इतनी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, अब आगे देखते हैं। इसको भी सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है। पहला क्या आता है, रेशा, दूसरा धागा, तीसरा कपड़ा, चौथा क्या है, पहनने योग्य कपड़ा। ये भी एकदम से रटा होना चाहिए, यहाँ से भी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है। तो पहला क्या है, रेशा है, दूसरा धागा है, तीसरा क्या है, कपड़ा है, और चौथा क्या है, पहनने योग्य कपड़ा है। अब हम देखेंगे रेशों का वर्गीकरण, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, रेशों का वर्गीकरण। ये हो गया रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण 2 तरीकों से किया गया है। पहला क्या है, पहला है लंबाई के आधार पर, दूसरा क्या है, स्रोत के आधार पर। जो रेशे हैं इसका वर्गीकरण 2 तरीकों से किया गया है। ये हर बुक में मिल जाएगा, आप किसी भी राइटर की बुक आप पढ़े, ये हर बुक में मिल जाएगा। क्या हुआ है, रेशों का वर्गीकरण 2 तरीकों से किया गया है। पहला क्या किया गया है, लंबाई के आधार पर, दूसरा क्या है, स्रोत के आधार पर। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रेशों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया। पहला क्या है, लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, दूसरा क्या है, स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पे क्या आता है, लंबाई के आधार को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। लंबाई के आधार के जो रेशे हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। इसमें क्या क्या आता है, पहला आएगा फिलामेंट, दीर्घाकार रेशा, दीर्घाकार फिलामेंट फाइबर। दूसरा क्या आएगा, स्टेपल फाइबर या लघु आकार का रेशा। पहला क्या आएगा, फिलामेंट, फिलामेंट, दीर्घ आकार रेशा, दीर्घाकार रेशा। दूसरा क्या आएगा, स्टेपल, स्टेपल फाइबर, स्टेपल रेशा, जिसे क्या कहते हैं, लघु आकार रेशा कहते हैं। रेशों के वर्गीकरण में रेशों के जो फाइबर क्लासिफिकेशन है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लंबाई के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला है लंबाई के आधार पर, दूसरा क्या है, स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर जो रेशे हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, फिलामेंट, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घाकार रेशा कहते हैं। दूसरा क्या है, स्टेपल फाइबर, जिसे क्या कहते हैं, लघु आकार रेशा कहते हैं। अभी हम देखेंगे जो फिलामेंट फाइबर है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा।
आएगा, फिलामेंट में क्या आएगा और स्टेपल में क्या आएगा। फिलामेंट में क्या आएगा, लंबे रेशे आते हैं। फिलामेंट मीन्स क्या होता है, दीर्घाकार रेशे से ऐसे ही पता चल रहा है कि इसमें जितने भी रेशे आएंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा लंबे होंगे। ये क्या आता है इसमें, फिलामेंट रेशे को क्या कहते हैं, इसमें कृत्रिम जगत के जितने रेशे हैं सारे रेशे किस में आते हैं, कृत्रिम जगत के सारे रेशे फिलामेंट रेशों में आते हैं। इसमें क्या आएगा, कृत्रिम जगत के रेशे, कृत्रिम जगत के जितने भी रेशे हैं सब फिलामेंट रेशों में आएंगे, फिलामेंट फाइबर में आएंगे। इसे क्या कहते हैं, दीर्घाकार रेशा कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें सब लोग जानते हैं लंबे रेशों को लिया जाता है, लंबे रेशों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जितने भी फाइबर होंगे वो क्या होंगे, वो लंबे होंगे। लंबे में क्या होता है, जितने भी कृत्रिम जगत के जितने भी फाइबर हैं वो क्या है, फिलामेंट फाइबर हैं। ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है कि फिलामेंट में कौन कौन से रेशे आते हैं, फिलामेंट रेशा कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, कृत्रिम जगत का जितना रेशा है सारा रेशा क्या है, फिलामेंट रेशा है। फिलामेंट रेशे में क्या आते हैं, लंबे रेशे आते हैं। और क्या आता है, प्राकृतिक जगत का सिर्फ और सिर्फ एक रेशा आता है। प्राकृतिक जगत का कौन सा रेशा आता है इसमें, प्राकृतिक जगत का, प्राकृतिक जगत का सिर्फ कौन सा आता है, रेशम, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए, एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि फिलामेंट फाइबर में प्राकृतिक जगत का जो है उसमें से कौन सा फाइबर आता है, तो हम क्या बताएंगे, रेशम। रेशम को क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर। जो प्राकृतिक जगत का एक रेशा है, सिर्फ और सिर्फ एक रेशा जो है वो क्या है, सिल्क फाइबर, जो किस में आता है, फिलामेंट रेशों में आता है, जिसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, 300 से लेकर 1800 मीटर तक होती है। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में क्या आता है, जो इसकी मीटर जो लंबाई है, ये हर बुक में हर तरह के दिए गए हैं, अलग अलग बुक में हमें अलग अलग मीटर में इसकी लंबाई दी गई है। अब लेकिन अभी हम जो उसको देखेंगे उसको बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देख रहे हैं, फिलामेंट में क्या आता है, दीर्घाकार रेशा कहते हैं। इसमें क्या आता है, कृत्रिम जगत के जितने रेशे हैं सारे रेशे इसमें आ जाते हैं। इसमें लंबे रेशे आते हैं। और क्या है, प्राकृतिक जगत का सिर्फ और सिर्फ एक रेशा आता है फिलामेंट रेशे में, वो क्या है, फिलामेंट फाइबर में प्राकृतिक जगत का एक फाइबर आता है, वो क्या है, सिल्क फाइबर, जिसे क्या कहते हैं, रेशम कहते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेपल में। स्टेपल में क्या देखते हैं, स्टेपल में कौन से रेशे आते हैं, स्टेपल में छोटे रेशे आते हैं। स्टेपल में कैसे रेशे आते हैं, स्टेपल में छोटे छोटे रेशे आते हैं। और क्या होता है, प्राकृतिक जगत में सिल्क को छोड़कर जितने रेशे आते हैं, जितने फाइबर होते हैं वो किस में आते हैं, स्टेपल में आते हैं, लघु आकार में। प्राकृतिक जगत के रेशम को छोड़कर सारे रेशे स्टेपल में आते हैं। ये हो गया लंबाई के आधार पर। और इनका माप किस में किया जाता है, स्टेपल धागों का जो है, स्टेपल फाइबर है, उनको किस में मापा जाता है, इनको इंच में मापा जाता है। स्टेपल फाइबर को किस में मापा जाता है, इंच में मापा जाता है। और फिलामेंट फाइबर को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ये भी हो गया, मापक भी इसमें पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई बार। फिर से हम देख लेते हैं, जो रेशों का वर्गीकरण दो तरीकों से किया गया। पहला है लंबाई के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि स्रोत के आधार पर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, उसको अभी इसको देखने के बाद देखेंगे। पहला क्या है, लंबाई के आधार में कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। फिलामेंट फाइबर को क्या कहते हैं, दीर्घाकार रेशे कहते हैं। स्टेपल फाइबर को क्या कहते हैं, लघु आकार कहते हैं। इसमें फिलामेंट में क्या आता है, कृत्रिम जगत के जितने रेशे हैं सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें जितने लंबे रेशे होते हैं सारे आते हैं। प्राकृतिक जगत का सिर्फ और सिर्फ एक रेशा आता है, वो क्या है, रेशम या सिल्क फाइबर है। और इसका जो मापक है, इसमें
किस में मापा जाता है, तो ये मीटर में मापा जाता है। अब हम आ जाते हैं स्टेपल फाइबर देखते हैं। स्टेपल फाइबर में क्या आता है, छोटे रेशे आते हैं। इसमें प्राकृतिक जगत के जितने रेशे होते हैं सारे रेशे आ जाते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे प्राकृतिक जगत में कौन कौन से रेशे आते हैं, उसको भी कई भागों में बांटा गया है। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिल्क फाइबर रेशम को छोड़कर जितने प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं किस में आते हैं, स्टेपल फाइबर में आते हैं। इसका मापक किस में किया जाता है, इसे किस में मापा जाता है, तो इनको इंच में मापा जाता है। अब हम आगे देखेंगे फिलामेंट रेशे जो हैं, जो फिलामेंट रेशे हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फिलामेंट को दो भागों में बांटा गया है। लंबाई के आधार पर बांटा गया था फिलामेंट और स्टेपल। जो फिलामेंट है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। फिलामेंट दीर्घाकार रेशा, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है मोनोफिलामेंट, पहला है मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट। दूसरा क्या है, मल्टी फिलामेंट। पहला क्या है मोनोफिलामेंट, दूसरा क्या है मल्टी फिलामेंट। जो लंबे रेशे होते हैं, जो दीर्घाकार रेशे होते हैं, फिलामेंट के मीन्स क्या होता है, दीर्घाकार रेशे या लंबे रेशे। इनका मापक किस में किया जाता है, मीटर में किया जाता है। फिलामेंट को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोफिलामेंट, दूसरा है मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट को क्या कहा गया है, एक रेशीय कहा गया है। एक रेशीय फाइबर कहा गया है, एक रेशीय रेशा कहा गया है इसे। दूसरा क्या है, मल्टी फिलामेंट को क्या कहा गया है, बहुरेशीय रेशा कहा गया है। अब इसमें क्या आता है, इसमें एक ही प्रकार के लंबे रेशों का यूज किया जाता है। जो मोनोफिलामेंट है जिसमें क्या होता है, एक रेशे रेशा होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक ही प्रकार के लंबे रेशों का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक प्रकार के लंबे रेशों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिल्क प्लस सिल्क। सिल्क क्या, एक ही प्रकार के लंबे रेशों का यूज जिसमें किया जाता है, वो क्या है, वो है मोनोफिलामेंट। इसे क्या कहते हैं, एक रेशीय रेशा कहते हैं। इसमें जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट फाइबर होता है, वो एक ही तरीके का होता है। वो सिल्क ले लो या कोई भी फाइबर ले लेते हैं जो फिलामेंट में आते हैं। जितने भी कृत्रिम जगत के जो भी रेशे हैं, जो भी फाइबर हैं, वो सारे किस में आते हैं, वो फिलामेंट में ही आते हैं। मल्टी फिलामेंट में क्या होगा, मल्टी फिलामेंट में अनेक प्रकार के, मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के रेशों को किस में लिया जाता है, मल्टी फिलामेंट में लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है, दो या दो से अधिक प्रकार के फिलामेंट रेशों को यूज किया जाता है। ये तो हम पढ़ लिए। ये हम किस में पढ़े हैं, लंबाई के आधार पर रेशों को कितने भागों में बांटा गया, अभी हम ये पढ़े हैं। फिलामेंट जो हम पढ़े थे उसको भी दो भागों में बांट दिया गया, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट एक रेशीय रेशा कहा जाता है, दूसरा है बहुरेशीय रेशा। एक रेशीय रेशे में क्या होता है, एक ही फिलामेंट रेशे को यूज किया जाता है। बहुरेशीय मल्टी में क्या किया जाता है, अनेक प्रकार के फिलामेंट रेशों को यूज किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ ध्यान देने की बात है, वो क्या है कि जो भी रेशा यूज किया जाएगा वो क्या होगा, फिलामेंट रेशा ही होगा, वो दीर्घाकार रेशा ही होगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है रेशे को। अब हम क्या देखते हैं, स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण।
इसको भी बहुत से भागों में बांटा गया है। इसमें क्या होगा, पहला आएगा प्राकृतिक रेशा, दूसरा क्या आएगा कृत्रिम रेशा। स्रोत के आधार पर क्या आएगा, पहला प्राकृतिक रेशा आएगा, दूसरा कृत्रिम रेशा आएगा। प्राकृतिक रेशा, दूसरा क्या होगा कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशों में प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होंगे वो क्या आ जाएंगे प्राकृतिक रेशों में। अब प्राकृतिक रेशों को भी 3 टाइप में बांटा गया है। ये सब रटने वाली चीज़ें, पूरा एकदम से रटा होना चाहिए। क्या होगा, प्राकृतिक रेशे को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला क्या होगा वानस्पतिक, वनस्पति से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं, जिसे सेलुलोजिक रेशा कहते हैं। दूसरा क्या होगा प्राणिज रेशा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा खनिज रेशा। पहले हम प्राकृतिक रेशे को देख लेते हैं, फिर हम कृत्रिम रेशों को देखेंगे। प्राकृतिक रेशों को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है वानस्पतिक, वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे। दूसरा क्या है प्राणिज रेशे, और तीसरा क्या है खनिज रेशे। प्राकृतिक रेशों को कितने भागों में बांटा गया है, पहला वनस्पतिक, दूसरा प्राणिज, तीसरा क्या है, तीसरा है खनिज रेशे। अब हम देखते हैं वनस्पतिक रेशे को क्या कहते हैं, सेलुलोजिक रेशा कहते हैं। इसमें क्या होता है सेलुलोज रहता है, इसे क्या कहते हैं सेलुलोजिक, इसे क्या कहते हैं सेलुलोजिक रेशा। सेलुलोजिक रेशा किसे कहते हैं, एग्जाम टाइम में पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे प्राकृतिक रेशे को। और प्राणिज रेशे को क्या कहते हैं, प्राणिज रेशे को क्या कहते हैं प्रोटीन युक्त रेशा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं प्रोटीन युक्त रेशा कहते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे कि इसे सेलुलोजिक रेशा क्यों कहते हैं और इसे प्रोटीन युक्त रेशा क्यों कहते हैं। पहले अब हम देख लेंगे प्राकृतिक रेशों को 3 भागों में बांटा गया। वनस्पतिक रेशा इसे सेलुलोजिक कहते हैं, प्राणिज रेशा इसे प्रोटीन रेशा कहते हैं, और तीसरा क्या है खनिज रेशा। अब हम देखेंगे जो सेलुलोजिक रेशा है, जो प्राकृतिक रेशा है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक एक हम समझेंगे अच्छे से। अब क्या इसमें देखेंगे, पहला बीज से, दूसरा क्या होगा, दूसरा तने से, तीसरा क्या होगा पत्ती से। इसमें क्या होगा बीज से प्राप्त होने वाले रेशे, दूसरा क्या होगा तने से प्राप्त होने वाले रेशे, और चौथा क्या होगा पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे। कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना है। स्रोत के आधार पर रेशों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशों को 3 टाइप में बांटा गया है। जो प्राकृतिक फाइबर है उनको 3 टाइप में बांटा गया है। वनस्पतिक रेशा जिसे सेलुलोजिक रेशा कहा गया है, प्राकृतिक प्राणिज रेशा जिसे प्रोटीन युक्त रेशा कहा गया, तीसरा खनिज रेशा। अब हम जो सेलुलोजिक रेशा है, जो वनस्पतिक रेशा है, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बीज से प्राप्त होने वाले रेशे, दूसरा है तने से प्राप्त होने वाले रेशे, और तीसरा है पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हर बार पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे और तने से प्राप्त होने वाले रेशे ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। अब हम देखते हैं बीज से प्राप्त होने वाले रेशे में क्या आएगा। पहले आएगा कपास, बीज से प्राप्त होने वाले में क्या आएगा कपास, और इसमें क्या आएगा कापुक। जो बीज से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं, ये कपास हो गया। कपास को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। किंग ऑफ फाइबर कौन से रेशे को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहा जाता है कपास को, क्या क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, या फिर सार्वभौमिक रेशा यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है। यूनिवर्सल फाइबर या फिर किंग ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। सार्वभौमिक और रेशों का राजा, किंग ऑफ फाइबर। यहाँ पे ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। बीज में पहला क्या आएगा कपास आएगा, दूसरा आएगा कापोक। कपास को यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है, और फाइबर ऑफ किंग भी इसे ही कहा जाता है कपास को। कापोक आएगा, कापोक में क्या होता है, इसे हम वस्त्र बनाने में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है कापोक में भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या याद देना है, याद रखना है, कापोक में इसे वस्त्र में यूज नहीं किया जाता, वस्त्र बनाने में
प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती। ये हो गए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बीज से प्राप्त होने वाले रेशे में क्या आता है? कपास आता है, दूसरा कापोक आता है। कपास को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। दूसरा क्या है? कापोक। कापोक का प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं यूज किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती। अब हम तने से प्राप्त होने वाले रेशे के बारे में बात करेंगे। तने से कौन कौन से रेशे प्राप्त की जाती हैं? पहला है जूट, लिलन, जूट, लिलन, और क्या होगा? जूट होगा, लिलन, क्योर, हेम्प, रेमी, क्योर, हेम्प, रेमी। जूट है, लिलन है, क्योर है, हेम्प है, रेमी है, अबाका है, मनीला है। अबाका और क्या है? मनीला। ये सारे पॉइंट रटने वाले पॉइंट है। तने से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं? जूट, लिलन, क्योर, हेम्प, रेमी, अबाका और मनीला। जो क्योर है इसे क्या कहते हैं? इसे नारियल का छाल से ये रेशा, क्योर जो रेशा है ये किससे प्राप्त होता है? नारियल के छाल से। नारियल के छाल से प्राप्त होने वाले रेशे को क्या कहते हैं? क्योर रेशा कहते हैं। तने से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? जूट, लिलन, क्योर, हेम्प, रेमी, अबाका और मनीला। अब हम देखते हैं पत्ती से कितने रेशे प्राप्त होते हैं। पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशों में क्या आता है? पहला आता है शीशल, दूसरा क्या आता है? पीना। जो पत्ती से प्राप्त होने वाले 2 ही रेशे हैं, पहला क्या आता है? शीशल आता है, दूसरा क्या आता है? पीना आता है। शीशल क्या होता है? पौधों की पत्तियां होती हैं। शीशल किससे प्राप्त किया जाता है? पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और पीना क्या है? अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पीना कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अनानास की पत्ती से प्राप्त किया जाता है। ये हो गया। अभी तो क्या हम देखें? अभी हम देखें वानस्पतिक जगत के रेशों के बारे में देखे हैं। अब हम क्या देखेंगे? ये हो गया। वनस्पति को भी 3 भागों में बांटा गया, बीज, तने और पत्ती। बीज से कपास और कापुक मिलता है। कपास को यूनिवर्सल फाइबर, किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। और क्या होता है? कापोक का प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती। ये सारी चीज़ें क्या है? रटी होनी चाहिए। तने से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? जूट, लीलन, क्योर, हेम्प, रेमी, अबाका, मनीला। क्योर क्या है? नारियल की छाल से प्राप्त की जाती है। पत्ती क्या है? पत्ती से कौन से रेशे प्राप्त किया जाते हैं? तो पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे, पहला शीशल है, पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा पीना है। पीना क्या है? अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे? प्राणिज प्रोटीन। प्राणिज रेशे कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं इतना मिटाना पड़ेगा, इसको इतना मिटा देती हूँ। प्राणिज रेशे से क्या क्या मिलते हैं? प्राणिज रेशे में पहला क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा ऊन, दूसरा क्या आ जाएगा? रेशम। ऊन और रेशम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फाइबर कहते हैं। ऊन और रेशम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फाइबर कहते हैं। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। इसलिए जो प्राणिज फाइबर है, जो प्राणिज रेशे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त रेशा कहते हैं। उनमें पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? केराटिन। ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटीन फाइबर कौन कौन से हैं, तो हम क्या बताएंगे? पहला है ऊल और दूसरा है सिल्क। ऊन में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और रेशम में क्या पाया जाता है? फाइब्रिन पाया जाता है। रेशम में क्या पाया जाता है? फाइब्रिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? रेशम में या सिल्क में पाया जाता है, सिल्क फाइबर में। अब देखेंगे खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे क्या होते हैं। खनिज से प्राप्त होने वाले रेशों में क्या क्या आएगा? सोना आएगा, चांदी आएगा और क्या आएगा? एवेस्टास आएगा। खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे में क्या आएगा? सोना, चांदी, एस्बेस्टास आएगा। सोना, दूसरा चांदी,
तीसरा क्या है, एस्बेस्टास। ये हो गए प्राकृतिक रेशे कंप्लीट हुए। अब क्या हुए, प्राणिज में कौन कौन से आता है, प्रोटीन युक्त रेशे किसे कहते हैं, प्राणिज रेशे को। इसमें क्या आता है, ऊल आता है, और दूसरा क्या आता है, सिल्क फाइबर आता है। ऊल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, और रेशम में फाइब्रिन पाया जाता है। ये भी एग्जाम टाइम में पूछा गया है कि ऊल के प्रोटीन को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से हमें टिक मारना रहेगा। तो ऊल में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो ऊन में प्रोटीन पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैरोटीन प्रोटीन कहते हैं। और रेशम में जो सिल्क फाइबर के प्रोटीन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन कहते हैं। खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे क्या होते हैं, सोना होता है, चांदी होता है, एस्बेस्टास होता है। इसका भी यूज वस्त्रों में किया जाता है। पहले के वस्त्रों में बहुत ज़्यादा सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है, किसी किसी वस्त्रों में, कहीं कहीं के वस्त्रों में किया जाता है। जो एस्बेस्टास होता है, इसमें एक क्वालिटी होती है बहुत अच्छी। वो क्वालिटी क्या होती है, इसमें अग्निरोधक होता है, इसमें अग्नि सहने की क्षमता होती है। एस्बेस्टास क्या होता है, अग्निरोधक होता है। एस्बेस्टास क्या होता है, अग्नि रोधक होता है। ये तो हो गया प्राकृतिक फाइबर, ये सबको समझ में आ गया हो गया। प्राकृतिक रेशों के प्रकार के बारे में ये एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे प्राकृतिक रेशे। जो कृत्रिम रेशे हैं, इसमें कौन कौन से फाइबर आते हैं, कृत्रिम रेशे। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देखेंगे कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशा, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोली हूँ, और आप लोगों को ये सब याद करना ही पड़ेगा। कृत्रिम फाइबर क्या होते हैं, या प्राकृतिक से नहीं प्राप्त होते हैं, या प्रकृति से नहीं प्राप्त होते हैं। पहला क्या आएगा, कृत्रिम फाइबर में पहला आएगा मानव निर्मित रेशा, और दूसरा आएगा संश्लेषित या रासायनिक रेशा। पहला क्या आएगा, मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा, और दूसरा क्या आएगा, संश्लेषित रेशा, या क्या आएगा, रासायनिक रेशे। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानव निर्मित रेशे को क्या कहा जाता है, रीजनरेटेड फाइबर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेलुलोज होता है, इसमें भी कुछ मात्रा में सेलुलोज पाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रीजनरेटेड रेशा कहा जाता है, या सेलुलोज। इसमें क्या होता है, इसे सेलुलोजिक रेशा, रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रीजनरेटेड सेलुलोजिक रेशा कहा जाता है। इसे मानव निर्मित रेशे को क्या कहा जाता है, रीजनरेटेड सेलुलोजिक रेशा कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है हम ये देखेंगे। जो मानव निर्मित रेशा है, इसमें सबसे पहला रेशा कौन सा है, तो रेयान है। मानव निर्मित में सबसे पहले रेशे को कई बार पूछा गया है। सबसे पहला प्रथम रेशा, मानव निर्मित का प्रथम रेशा क्या है, रेयान है। मानव निर्मित का रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर में क्या आता है, पहला जो रेशा है वो क्या है, रेयान है। रेयान में क्या होता है, सेलुलोजिक रेशा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है, रीजनरेटेड सेलुलोजिक रेशा कहा गया है। इसे क्या कहा जाता है, सेलुलोजिक फाइबर भी कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, रेयान है। फादर ऑफ रेयान पूछा जाता है, इसके पिता पूछे जाते हैं, इसके पितामह पूछे जाते हैं, तो हम क्या बताएंगे, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। इसके पिता कौन है, फादर ऑफ रेयान। फादर ऑफ रेयान कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट।
फादर ऑफ रेयान किसे कहा जाता है? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? रेयान है। रेयान को सेलुलोजिक फाइबर भी कहा जाता है, सेलुलोजिक रेशा भी कहा जाता है। और द्वितीय रेशा कौन सा है? मानव निर्मित का द्वितीय रेशा कौन सा है? मानव निर्मित द्वितीय रेशा कौन सा है? लायोसिल है। लायोसिल रेयान, लायोसिल रेयान है। ये हो गया मानव निर्मित रेशा। अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे संश्लेषित या रासायनिक रेशा। मानव निर्मित रेशा को क्या कहा जाता है? रीजनरेटिव सेलुलोजिक फाइबर कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा पूछा जाता है हर बार, इसे क्या कहते हैं? रेयान कहते हैं। फादर ऑफ रेयान कौन से हैं? किसे कहा जाता है? काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को कहा जाता है। और द्वितीय रेशा कौन सा है? लायोसिल रेयान है। अब हम देखेंगे अब संश्लेषित या रासायनिक रेशे में क्या आता है? नायलॉन डिक्रान, इसमें क्या आता है? नायलॉन डिक्रान, नायलॉन डिक्रान। और क्या आता है इसमें? पॉलिएस्टर एक्रिलीन, पॉलिएस्टर एक्रिलीन, नायलॉन डिक्रान, पॉलिएस्टर एक्रिलीन, टेरिलीन, ये सारे रेशे किसमें आते हैं? टेरिलीन। ये सारे रेशे, इसमें से बहुत से रेशे आते हैं। अभी हम एक एक करके सारे रेशों का नाम पढ़ेंगे। ये हो गया मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशे में दो रेशे आते हैं, रेयान आता है और लायोसिल रेयान आता है। इसी का ये भी फॉर्म है, रेयान ही है ये भी। दूसरा क्या है? संश्लेषित या रासायनिक रेशे, इसमें ढेर सारे रेशे आते हैं, नायलॉन डिक्रान, पॉलिलीन, एक्रिलीन और टेरिलीन आता है। अब हम यहाँ देखेंगे रेयान को भी कई भागों में बांटा गया है। रेयान 3 प्रकार के हैं, 3 भागों में बांटा गया है रेयान को। नाइट्रोसेल्युलोज रेयान, कुम्प्रामोनियम रेयान और विस्कोस रेयान। अब हम रेयान के भागों के बारे में देखेंगे। रेयान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है, नाइट्रोसेल्युलोज, कुम्प्रामोनियम और विस्कस। अब हम क्या देखेंगे? रेयान के प्रकार के बारे में देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत। पहला क्या है? पहला है नाइट्रोसेल्युलोज, नाइट्रोसेल्युलोज रेयान, कुम्प्रामोनियम, कुम्प्रामोनियम रेयान। तीसरा क्या है? विस्कोस, विस्कोस रेयान। यहाँ से क्या पूछा जाता है? यहाँ से फादर पूछा जाता है। इसके पिता कौन से हैं? किन्होंने इसका आविष्कार किसने किया और कितने सन में किया, और इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ यूज किए जाते हैं, ये यहाँ से पूछा जाता है। नाइट्रोसेल्युलोज रेयान के जनक कौन हैं? जॉर्ज एडमर्स हैं। ये इनके पिता कौन हैं? जॉर्ज एडमर्स हैं। और ये किस सन में बना था? ये बना था 1884 में, 1884 में ये बना था। जॉर्ज एडमर्स हैं नाइट्रोसेल्युलोज रेयान के पिता, फादर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज रेयान जॉर्ज एडमर्स हैं। और 1884 में 1884 में ये बना था। इसमें क्या यूज किया जाता है? सेलुलोज और गंधक, सेलुलोज, नाइट्रोजन और क्या यूज किया जाता है? गंधक यूज किया जाता है। इसमें सेलुलोज प्लस नाइट्रोजन प्लस क्या होता है? गंधक। ये क्या होता है? ये बहुत ही खर्चीला है, इसीलिए क्या है, अब इसका यूज नहीं किया जाता। ये बहुत खर्चीला था, ये बहुत खर्चीला था, इसलिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग नहीं किया जाता या बहुत कम किया जाता है।
क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला था, इसका प्रयोग किया ही नहीं जाता, ये अब प्रचलन में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला था। अब हम देखेंगे कुम्प्रामोनियम। कुम्प्रामोनियम के जनक किसे कहा जाता है? LH देसीपिए को। क्या क्या किसे कहा जाता है? LH देस्पिसीज को। इनके पिता क्या हैं? LH देस्पिसीज। और इसका कब हुआ था? ये कब आया था? 1880 में। ये कब आया था? 1890 में ये आया था। 1890 में आया था ये 1890 में आया था। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या यूज किया जाता है? तो ये अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड यूज किया जाता है। इसमें अमोनिया के साथ क्या? कॉपर ऑक्साइड। ये महंगा तो है, लेकिन क्या है? ये महंगे के साथ साथ क्या है? उत्तम किस्म का रेशा होता है। ये महंगा तो है, ये कॉस्टली तो है ये, लेकिन क्या है? ये उत्तम किस्म का रेशा। ये महंगे के साथ साथ क्या है? खर्चीले के साथ साथ क्या है? उत्तम किस्म का रेशा है ये। अब हम अगला देखेंगे विस्कोस रेयान। विस्कोस रेयान जो विस्कोस रेयान है, इसके पिता कौन है? वेबर एंड मेडल हैं। इसके पिता कौन है? वेबर एंड मेडल हैं। यहाँ से सिर्फ फादर का नेम पूछा जाता है, सन पूछा जाता है, और इसमें क्या क्या यूज किया गया है ये पूछा जाता है। ये कब आया था? 1892 ईस्वी में आया था। और क्या होता है ये? इसमें किसका यूज किया जाता है? कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा। ये क्या होता है? ये कम खर्चीला होता है। ये क्या होता है? ये कम खर्चीला होता है। कम खर्चीला होता है। आज का टॉपिक होता है समाप्त। अब हम कल देखेंगे कपास। कपास के बारे में अब हम जितने भी रेशे हैं, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देखते जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। अच्छे से सब लोग पढ़ना, एक एक पॉइंट याद ज़रूर करना। ये क्या है? ये है टेक्सटाइल, नहीं तो माइंड से उड़ जाएगा। थैंक यू।